वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। गवर्नर, वजीर आला और बलूचिस्तान काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम बलूचिस्तान के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। SIFC के इक़दामात, मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरे चीन से वापसी पर चीनी तर्ज के कारोबारी सहूलत मराकज़ के क़याम के अहकामात जारी कर दिए। सहूलत मराकज़ तमाम सूबों में कायम किए जाएंगे। इब्तिदा इस्लामाबाद से होगी। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग स्टॉक एक्सचेंज की इमारत की चौथी मंजिल पर लगी थी। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग के बायस PSX में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्क गिर मुहिम में अब तक 103 अरब रुपए वसूल। 83,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। मुतालिका इदारे बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म। यकुम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी। आज से नए इस्लामी साल का आगाज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी का कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुहर्रमुल हराम इस्लामी तारीख़ में खुसूसी अहमियत और फजीलत का हामिल है। वाक़या करबला हमदर्दी, इंसाफ और इत्तेहाद की उन अक़दार की याद दिलाता है जो हमारे ईमान का मरकज़ी जुज़्व हैं। नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ खड़े होने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत का हिजरी साल नौ के मौके पर पैगाम। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत। ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। ट्राइब्यूनल की तीनों अरकान को आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी के 9 माह मुकम्मल। अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद और 87,828 ज़ख्मी हो चुके। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जंग बंदी के हुक्म और सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद इसराइल के हमले न रुक सके। महाजिर कैंप, रहायशी ब्लॉक, स्कूल और हस्पताल भी सहयोनी फ़ौज के निशाने पर। 24 घंटे में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 123 ज़ख्मी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात, मुअल्लिक पार्लियामेंट वजूद में आने का कवी इम्कान। बाएं बाजू का इत्तेहाद नेशनल पॉपुलर फ्रंट रन ऑफ मरहले में आगे। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। सदर इमैनुअल मैक्रोन को भी इंतखाबी नताइज से बड़ा धचका। पेरिस में नेशनल रैली के हामियों का एहतजाज। पुलिस के साथ झड़पें। नेशनल पॉपुलर फ्रंट की कामयाबी पर कारकुनान का जश्न। अग्निवीर स्कीम मोदी हुकूमत के गले पड़ गई। नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। स्कीम के तहत फौज में भर्ती नौजवानों के मरने पर अहल खाना की माली मदद का वादा भी झूठा निकला। मरने वाले नौजवान अजय कुमार के अहल खाना ने हकीकत बयान कर दी। मुआवजा ना मिलने का शिकवा करने पर नौजवान के वालिद को 2 रोज बाद बयान बदलने पर मजबूर किया गया। भारतीय मीडिया। तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज ने उन्हें कोकरनाग के मुकाम पर शहीद किया था। बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर हंगामों में 100 से जायद कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। हुर्रियत क़यादत का शहीद बुरहान वानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। शोहदा के मिशन को पूरा करने के अज़्म का इज़हार। जर्मनी में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त इक़दामात का इम्कान। जर्मन हुक्काम का अहम बयान सामने आ गया। जर्मनी की विफाकी काबीना में शामिल वजीर का अफगान महाजरीन को मुल्क से निकालने का मुतालबा। अफगान शहरियों की मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जर्मन माशरे के लिए नाकाबिल कबूल हैं। माइकल क्रिट्सनर।
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। खलीफा दोइम के यौम शहादत की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम। मखलूक खुदा की दादरसी और खिदमत की रोशन मिसाल अब्दुलसत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। इंसानियत की फलाह के लिए सरगर्म अमल ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। खिदमत खल्क के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शिमाली, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वजारत खेल बलूचिस्तान की जानिब से साइकिल रेस का इनेकाद। साइकिल रेस में 200 से जायद साइकिल सवारों की शिरकत, एक गैर मुल्की और 40 खातीन साइकिलिस्ट भी शामिल। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। Countries, it is big advantage that we don't have to build infrastructure everywhere. Green practices, on the other hand, can ensure that economic development does not come at the expense of the environment. By adopting sustainable technologies, developing countries can pursue growth while preserving their natural resources for future generations. Ladies and gentlemen, for Pakistan, these trends hold transformational potential. As a country with a large and youthful population, Pakistan stands to gain significantly from digitalizing its TVET systems and integrating green practices. And as the Honorable Delegate Ms. Rumina was mentioning 5E's framework, we have today great economic challenges which Pakistan is facing. And unfortunately, none of those challenges is because we lack in expertise or we lack in resources or we lack in our vision or we lack in our imagination. Unfortunately, it is due to the checkered political history of instability that the policies could not endure or could not continue. If you look at the international scene, you will find that in every successful country, there has been at least a decade-long continuity for policies through political stability. India benefited from a decade-long tenure of Mr. Manmohan Singh and now 15-year tenure of Mr. Modi. Bangladesh benefited from a 15-year-long track or tenure of Ms. Hasina Wajid, which enabled those policies to take root. In Malaysia, in its transformative period, it was 22 years of Dr. Mahathir's government that provided 2 decades of continuity. And likewise, Singapore, Korea, China, Turkey, take any country. So unfortunately, in 75 years, Pakistan has not been very fortunate in having stability. And I always say, and I keep repeating, that for any country to develop, there are 4 prerequisites: peace, stability, continuity of policy for a decade, and a continuous commitment to reforms, to change. And if these 4 ingredients are not there, no matter how good your intentions are, nothing will take place. So it is about time, and I hope that we have learned our lessons, and the 5E's agenda, which is a national economic transformation plan that seeks to set up a socio-economic foundation for Pakistan that will enable Pakistan to become, inshallah, a $1 trillion economy by 2035. We hope that political instability will not come in its way and we will be able to, inshallah, achieve our goals.
And the 5 E's, as very rightly mentioned, completely align with the objectives of this conference. Pakistan has great challenge. We are facing extreme pressure of resources. I am a planning minister who has to fight or knock off mountains of poverty, unemployment, underdevelopment, but I have no resources at my hand because we are under very tight fiscal IMF program. Recently, 300 billion rupees we had to cut from our development program only to save our people from more taxation as part of the fiscal discipline or stabilization program that we have to follow. So in such situation, when you do not have resources or investments for growth, how do you grow? The only key for growth is productivity increase. Only through productivity we can create new growth. And for productivity, the skill set of human resource is very critical and essential. So therefore, the investing in developing the skill set of our youth, skill set of our workforce is of paramount importance in our growth strategy, because through this we can enhance our productivity, and through productivity we can generate extra growth for which we don't have investments to make, because as I said, without investments this is the only alternative that we can follow. So under 5 E's framework, we are trying to promote digitalization to overcome the challenges of limited infrastructure and geographical barriers. Online learning platforms will provide vocational training to young people across the country, ensuring that no one is left behind. And when we speak of inclusivity, it is not just the women, it is also the weak, the marginalized people in the remote areas who are off the radar of normal development focus. So under SDG framework, we have to ensure that no one is left behind and we take everyone along on our path to development. Secondly, promoting gender inclusivity in TVET, which is crucial for Pakistan's development. By encouraging more women to participate in technical vocational training, we can harness the full potential of our population. We are supporting targeted policies, scholarships and mentorship programs to support female students, because no country can develop unless it achieves 50% female workforce participation level. So we are hardly 23%. So if we have to be there, we have to invest in the training of our women. The World Bank estimates that closing the gender gap in Pakistan could boost GDP by 30%. This statistic underscores the economic imperative of empowering women through education and training. Integrating green practices into our TVET curriculum for sustainable development is also an important agenda in our 5 E's program. Pakistan is highly vulnerable to climate change, and preparing our workforce for green jobs is imperative. Training is in renewable energy, sustainable agriculture and eco-friendly construction will create a workforce that is not only skilled but also environmentally conscious. 2 years ago, we faced the most terrible economic disaster, bringing us a loss of $30 billion. And what did we get? 99% commitments in loans that the poor people of Pakistan have to pay in order to reconstruct for the irresponsible development that has been made by other countries.
ملک کو معاشی مسائل کا سامنا ہے جن کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہیں. عالمی ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے. علاقائی پروگرام میں پاکستان سمیت 13 ممالک شرکت کر رہے ہیں. تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے معیار کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم کوئٹہ میں بلوچستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ صوبائی کابینہ کے ارکان اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمان سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم بلوچستان کے کسانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاق اور بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک بڑے پیکج کا اعلان بھی کریں گے. دورے کے موقع پر وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہے کہنا کہ کاروبار میں آسانی اور نجی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات ہے. انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں تک رسائی میں بہتری سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حوالے سے اجلاس کی تفصیل شاہ رخ شفیع سے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کو کراچی پورٹ ٹرسٹ آمد پر بندرگاہوں اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ بندرگاہوں تک رسائی میں بہتری سے اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے برآمد کنندگان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. دورہ قازقستان کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دورے کے دوران روسی صدر اور وسط ایشیائی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں. وسط ایشیائی ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اپنی لاگت کم کرنے کے لیے جامع لاہ عمل پیش کرے. انہوں نے کہا کہ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ پر جدید آلات اور مشینری کی تنصیب سے کسٹم کلیئرنس کے وقت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم نے کہا سامان کی جلد ترسیل کے لیے ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے اور ریل کے ذریعے سامان کی ترسیل کی استعداد کو بڑھایا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پورٹ قاسم پر LNG جہازوں کی فیس کو کم کر کے اسے بین الاقوامی سطح پر رائج ریٹس کے مطابق مقرر کیا جائے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو کراچی میں ہچسن پورٹ ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو ٹرمینل کی استعداد کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پورٹ 35 لاکھ کنٹینرز سالانہ کی نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے. پورٹ ٹرمینل کے آپریشن بین الاقوامی معیار کے عین مطابق اور زیادہ تر خودکار ہیں. وزیر اعظم نے ہچسن پورٹ ساؤتھ ایشین ٹرمینل کے جدید آپریشن کو سراہتے ہوئے چیئرمین FBR کو بندرگاہوں پر ترجیحی بنیادوں پر جدید ترین سکینر نصب کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت خطے کے دوسرے ممالک بالخصوص وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے مختصر اور موزوں ترین سمندری راہداری فراہم کرنے کے حوالے سے پاکستانی بندرگاہوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو بندرگاہ کی کارکردگی اور خطے کی دوسری بندرگاہوں سے موازنے پر مشتمل مفصل رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے حالیہ دورہ چین سے واپسی پر چینی طرز کے کاروباری سہولت مراکز کے قیام کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ان مراکز کے قیام کے لیے SIFC سہولت فراہم کر رہی ہے. چین کی طرز پر یہ سہولت مراکز تمام صوبوں میں قائم کیے جائیں گے جن کی ابتدا اسلام آباد سے ہوگی. چین نے شنزن میں کاروباری سہولت مراکز قائم کیے ہیں جن میں تاجروں کو ایک ہی چھت تلے کاروبار سے متعلق تمام خدمات اور سہولیات فراہم کی گئی ہیں. پاکستان میں کاروباری سہولت مراکز کے قیام سے تاجروں کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی تمام خدمات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی جن میں NOCs، لائسنس اور پرمٹ وغیرہ کے اجرا شامل ہیں. ان مراکز کے ذریعے کاروبار کے آغاز اور ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے متعلقہ حکومتی اداروں کو یکجا کر کے تمام دستاویزات مختصر وقت میں فراہم کی جا سکیں گی. خبر یہاں پر آپ کو دیتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کی چوتھی منزل پر لگی تھی. آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے حصہ لیا. آگ کے باعث PSX میں ٹریڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی گئی. آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے حکومت اور عسکری قیادت کے اقدامات. بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 103 ارب روپے وصول اور 83,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے.
23 تا 30 جون کے دوران متعلقہ اداروں نے لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد وصول کیے ہیں۔ پشاور، حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ سے 60 کروڑ 35 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن ٹرائبونل نے مسلم لیگ نون کے کامیاب تینوں امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیے ہیں۔ ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ ٹریبیونل نے تینوں ارکان کو آئندہ سماعت سے پہلے بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ٹریبیونل نے NA 46 میں کیس کی سماعت 11 جولائی، NA 47 میں کیس کی سماعت 10 جولائی تک، جبکہ حلقہ NA 48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ صدر آصف علی زرداری نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر قوم اور امت مسلمہ کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں خصوصی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہجری سال کو ملک کے لیے امن و خوشحالی اور استحکام کا باعث بنائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز اسلامی تعلیمات پر غور کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ محرم الحرام میں عبادات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی دین کی خاطر لازوال قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی سربلندی کی خاطر جدوجہد ہی اصل مقصد حیات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اخوت، صبر اور برداشت کی خصوصیات پیدا کریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دعا کی ہے کہ نیا سال پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے سچائی اور عدل و انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ جبر و استبداد کے خلاف ان کی غیر متزلزل جرأت، قربانی اور لگن کی لازوال مثال ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دعا ہے کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے لوگوں پر چھائے ظلم و جبر کے اندھیرے چھٹ جائیں اور وہاں امن و آشتی کی صبح کا اجالا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی زندگی ترقی و خوشحالی سے روشن کر دے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی پاک فوج کے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افسر جولین معظم جیمز کو میجر جنرل کے رینک پر ترقی پانے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی میجر جنرل جولین معظم جیمز کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادری کی پاکستان کی تعمیر و ترقی و دفاع کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ میجر جنرل جولین معظم جیمز کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور ان کی محنت و لگن نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی کے 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ عالمی کاوشوں کے باوجود جنگ بندی کی کوششیں ابھی تک بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ غزہ اور رفح سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی جارحیت میں اب تک 38,153 فلسطینی شہید اور 87,828 زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں پر عالمی برادری خاموش ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے فوری جنگ بندی کے حکم اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود غزہ پر اسرائیل کے حملے شدت سے جاری ہیں۔ صہیونی فوج نے اپنی ظالمانہ کارروائیوں میں پناہ گزین کیمپوں، رہائشی بلاکس، اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے۔ قابض فوجیوں نے 24 گھنٹے میں مزید 55 فلسطینیوں کو شہید اور 123 کو زخمی کر دیا۔ جبالیہ میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس وقت اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ پہنچنے پر گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے۔ وفاقی وزراء جام کمال خان، عاصم نذیر تارڑ، سردار اویس خان لغاری، عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت علی پرویز ملک بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم سے کوئٹہ میں بلوچستان کی کابینہ اور ارکان پارلیمنٹ ملاقات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم میڈیا سے بات چیت بھی کریں گے۔ وزیراعظم کوئٹہ میں بلوچستان کے کسانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاقی اور بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک بڑے اور تاریخی پیکج کا اعلان بھی کریں گے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे के लिए कोयटा पहुंच गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा है कि गज़ा में लड़ाई बंद होनी चाहिए। बरतानिया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें बरूए कार लाएगा। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने बर्लिन में गुफ्तगू करते हुए बरतानिया मशरिक़ वस्ता में जंग के हवाले से मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता है। नौमुंतख़ब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गज़ा जंग में ख़वातीन और बच्चों समेत 38,000 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में बाएं बाजू के इत्तेहाद नेशनल पॉपुलर फ्रंट को बरतरी हासिल है और मुल्क में एक मौलिक पार्लियामेंट वजूद में आने का इम्कान है, क्योंकि दूसरे मरहले में कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 577 रुकनी कौमी असम्बली में नेशनल पॉपुलर फ्रंट को 175 से 205 नशस्तें मिलने की तवक्को है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इत्तेहाद को 150 से 175 नशस्तें, जबकि इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरिन ली पेन की नेशनल रैली पार्टी और इसके इत्तेहादियों को सिर्फ 115 से 150 नशस्तें मिलने की तवक्को है। इंतखाबात के पहले मरहले में नेशनल रैली पार्टी ने सबसे ज़्यादा 34% वोट हासिल किए थे। पार्लियामेंट में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 289 नशस्तों की ज़रूरत है। अग्निवीर स्कीम के तहत मोदी सरकार का नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। मोदी सरकार की इक़्तिदार की हवस ने भारतीय फौज को भी अपनी लपेट में ले लिया। जून 2022 में मुतारिफ कराई गई अग्निवीर स्कीम मोदी सरकार के अपने ही गले पड़ गई। इस स्कीम के तहत भारतीय नौजवान तो पहले से ही मायूसी का शिकार थे, अब भारतीय फौजी भी मोदी की भोंडी सियासत का शिकार हो रहे हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में भर्ती होने वाले अजय कुमार की गुज़श्ता रोज़ कबल मौत ने मोदी की स्कीम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अग्निवीर अजय कुमार के वालिद ने यह बताया कि उन्हें बेटे की मौत पर फौज से मुआवजे के तौर पर 98 लाख रुपयों का वादा किया गया। इन पैसों से हमारा बेटा क्या वापस आ सकता है? वालिद अजय कुमार का कहना था कि इसी बयान से चंद रोज़ कबल राहुल गांधी ने अजय कुमार के वालिद से मुलाकात की थी। तब उनके वालिद ने यह दावा किया था कि उन्हें मोदी सरकार से कोई माली मदद नहीं मिली। सबूत के तौर पर वीडियो में अजय कुमार के वालिद चरणजीत सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपए मिले हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, हमें अभी तक कोई रकम नहीं मिली है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अग्निपथ स्कीम को रोकना चाहिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन बाद अजय कुमार के वालिद का यह बयान इस बात का सबूत है कि उनको डरा धमका कर ज़बरदस्ती तब्दील शुदा बयान देने पर मजबूर किया गया है। तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 8 साल मुकम्मल हो गए। बुरहान वानी के 8वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल है। 2010 में काबिज भारतीय फौज के एहलकारों ने रिश्वत के तौर पर सिगरेट न देने पर बुरहान वानी को कज़न समेत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद और बाद में पुलिस की मुसलसल हिरासती से तंग आकर 16 साल की उम्र में तहरीक आज़ादी कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के बेबाक और मुनफरिद इस्तेमाल से बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों को मुतासर किया। अगस्त 2015 में मोदी सरकार ने बुरहान वानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज ने कोकरनाग में शहीद कर दिया। बुरहान वानी के जनाजे में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों ने शिरकत की। बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर हंगामे फूट पड़े। 53 रोज़ा कर्फ्यू के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में 100 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। बुरहान वानी अपनी लाजवाल काविशों, नडर और बेबाक तर्ज ज़िंदगी और तहरीक आज़ादी के जज्बे के बायस कश्मीरी नौजवान नस्ल के लिए हीरो का मकाम रखते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के नौजवान रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। 1994 को मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में पैदा होने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी में बचपन ही से जज्बा आज़ादी बेदार होना शुरू हो गया था। इसे कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी का शिद्दत से एहसास था। तहरीक के रवायती तरीकों के बजाय बुरहान वानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक तरफ तो भारतीय काबिज अफवाज की रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करना शुरू किया, तो दूसरी जानब कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी का नया जज्बा बेदार किया। वो कश्मीर की तहरीक के पोस्टर बॉय थे जिन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इस तहरीक में इन्वॉल्व किया। बुरहान वानी ने हिंदुस्तान के ऐवानों में हलचल मचा दी।
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को ये नौखेज आज़ादी पसंद किसी कहर की मानद नजर आने लगा। बिलाखिर काबज साम्राज्य ने आवाज़ हक को दबा डाला। इस तरह तहरीक आज़ादी का एक और चिराग गुल हुआ। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को सोशल मीडिया के साथ लिंक करके दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब हो गए थे। यही वजह है कि भारत ने जो है उनके ख़िलाफ़ ये बर्बरीत की, उनको शहीद किया। लेकिन शहादत के बाद भी अब देखें आप, पूरी दुनिया में बुरहान वानी एक नाम बन चुका है, एक तहरीक आज़ादी कश्मीर की पहचान बन चुका है। शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी का 8वां यौम शहादत आज़ाद कश्मीर भर में यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा और इस सिलसिले में जलसे जुलूसों, एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों का इनेकाद किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तहरीक आज़ादी कश्मीर के नामवर कमांडर बुरहान वानी शहीद का 8वां यौम शहादत आज़ाद कश्मीर में यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी नौजवानों ने बुरहान वानी शहीद शोहदाए जम्मू कश्मीर को कौमी परचमों को सलामी पेश की और रैली निकाली। कश्मीरी नौजवानों ने बुरहान वानी शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्ररीन का कहना था कि बुरहान वानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुश्किल तरीन मरहले में अपने बेहतरीन किरदार से भारत के मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत याद रखे कि वो जुल्म से कश्मीरी अवाम की जदोजहद को कुचलने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम नौजवानों ने यादगार शोहदा छतर से बुरहान वानी शहीद चौक तक मार्च किया। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि गैर कानूनी अफगान शहरियों से मुताल्लिक जर्मन हुकाम का भी अहम बयान सामने आ गया। पाकिस्तान और ईरान के बाद जर्मनी ने भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के मुतालिक सख्त इक़दामात करने का फैसला किया है। जर्मन वज़ीर माइकल क्रेट्ज़मर ने अफगान महाजरीन को मुल्क से निकालने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वफाकी हुकूमत अफगान तारकीन वतन को उनके वतन वापस भेजने के लिए इक़दामात करे। हमने अफगान बाशिंदों को पनाह दी, लेकिन उनमें से कुछ मुजरिम हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हैं। अफगान शहरियों की मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जर्मन माशरे के लिए नाकाबिल कबूल हैं और वजारत ख़ारजा और इमिग्रेशन हुक्काम को भी इस पर गौर करना चाहिए। माइकल क्रेट्ज़मर ने कहा कि मुतल्लिका इदारे अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जराइम के मुर्तकिब अफराद को अफगानिस्तान भेज दें। जर्मनी के शहर मैनहेम में हालिया हमले के बाद अफगान महाजरीन की वापसी के मुतालबे में शिद्दत इख्तियार हुई है। 31 मई 2024 को मैनहेम में इस्लाम मुखालिफ मुजाहरे के दौरान अफगान शहरी ने एक पुलिस अफसर को कत्ल और मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी कर दिया था। मॉस्को और मैनहेम में दहशतगर्द हमलों के बाद तमाम यूरोपीय ममालिक की जानिब से अफगान शहरियों के मुतालिक खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इन हालात की रोशनी में पाकिस्तान के गैर कानूनी अफगान शहरियों के अपने वतन वापस भेजने के फैसले की भी आलमी सतह पर तायद की जा रही है। FC बलूचिस्तान ने नौकुंडी में पाकिस्तान से अफगानिस्तान चीनी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा चीनी का बड़ा ज़ख़ीरा कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन के नतीजे में चीनी के 1368 थैले जब्त कर लिए गए, जिसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। चीनी के गोदाम को सील करके FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि स्मगलर्स को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको देते हैं कराची से। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अफसर DSP अली रजा की नमाज जनाजा CPO में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG पुलिस, DG रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने DSP अली रजा के ख़ानदान से भी मुलाकात की। बलूचिस्तान काबीना ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एक्ट का दूसरे सूबों से मवाजना करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में सूबाई वज़ीर मीर ज़ुहैर बुलेदी, मीर शुएब नौशरवानी, बख्त काकड़ और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन शामिल होंगे। कमेटी 7 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करेगी। सूबाई काबीना का चौथा इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सदारत में कोयटा में हुआ। बलूचिस्तान काबीना ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नई भर्तियों पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। काबीना ने सरकारी अराजी को ग्रीन कॉर्पोरेट शराकती मंसूबे के तहत आबाद करने की भी मंजूरी दी है। और MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से कपास सोयाबीन की कामयाब इंटरक्रॉपिंग की गई है। इस तर्ज़-ए-कार से काश्तकार फ़ी एकड़ 1.5 लाख रुपए ज़्यादा मुनाफे के साथ साथ ज़मीन के बेहतर इस्तेमाल और कुदरती माहौलियाती निज़ाम की बहाली कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान।
ज़राअत की बेहतरी और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात जारी हैं। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी सोयाबीन और कपास की इंटर क्रॉपिंग का कामयाब तजर्बा किया गया है और आज सोयाबीन की जो है वो कटिंग का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ डॉक्टर आकाश फातिमा मौजूद है, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी सोयाबीन और ख़ास तौर पर जो कपास का के साथ जो है इंटर क्रॉपिंग जो की है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे काश्तकारों को और क्या है ये टेक्नोलॉजी? कॉटन की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है तो उसके हवाले से अगर हम उसको सोयाबीन के साथ इंटर क्रॉप करके देखें तो ये हमारे किसानों के लिए एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे काम कर सकती है, जिससे किसान को ना सिर्फ 1.5 लाख इजाफी मुनाफा हासिल होगा सोयाबीन की पैदावार से और आपकी कॉटन की पर एकड़ जो यील्ड है वो भी मुतासिर नहीं होगी और आप वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवर्म से बहुत हद तक बच सकते हैं। पौधों के दरमियान जब आप एक बेड के ऊपर कॉटन लगाते हैं और एक बेड के ऊपर आप सोयाबीन लगाते हैं तो उससे जो हवा का गुजर है पौधों के दरमियान वो कॉटन में बड़ा बेहतर हो जाता है, उसकी रेस्पिरेशन बड़ी बेहतर हो जाती है और उसको प्रॉपर जो उसका न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बढ़ जाता है। सोयाबीन है ये एक जादुई फसल है, ये हाई प्रोटीन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। काश्तकार जो हैं सोयाबीन और कपास के इकट्ठे मुश्तरका उगाव से जो है ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं। जी, यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। खलीफा दोएम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में आपको दिखाते हैं कराची से ज़ीशान अहमद ख़ान की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके दायरा इस्लाम में शमूलियत के लिए दुआ खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हो के ईमान लाते ही पहली दफ़ा मुसलमानों ने नमाज एलानिया तौर पर अदा की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम के लिए जुर्रत व बहादुरी, फतुहात और शानदार कारनामों से इस्लाम का रोशन चेहरा जिस अंदाज में पेश किया, इसकी दुनिया कुफ्र भी मोतरफ है। आपका जो निज़ाम अदल है वो आज तक के मशहूर है। आपने जो लॉस कायम किए, जो फौजी छावनियाँ बनाई, यतीमों, माजूरों, बेवाओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, दूध पीते बच्चों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, आज यूरोप का माशरा, दुनिया भर का माशरा इस बातों से सबक हासिल करता है। आपका ज़माने खिलाफत इस्लामी फतुहात का दौर था। खलीफा सानी के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मरदमशुमारी की बुनियाद डाली, सन हिजरी जारी किया और ज़राअत की तरक्की के लिए नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक दीन इस्लाम का वो रोशन सितारा और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके ख्वाहिश पर पर्दे के अहकामात समेत कुरान मजीद की मुतादिद आयतें भी नाजिल हुई। कैसर और कसरा की बादशाहत को ख़त्म करने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज के दौरान अबू लोलो फिरोज नामी मजूसी ने जहर आलूद खंजर से शदीद जख्मी कर दिया, जबकि यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन किया गया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और मलिका कोहसार में इन दिनों सयाहों का रश है। गर्मी के सताए हुए सयाहों ने मरी में डेरे जमा लिए, जिससे मरी की रौनकें दोबाला हो गई। देखते हैं मरी से शफकत हुसैन अब्बासी की ये रिपोर्ट। मलका कोसार मरी में गरमाई सीजन अपने पूरे जोबन पर है। मुल्क भर से गर्मी से सताए हुए सियाह मरी पर टूट पड़े हैं, जिससे मरी की रौनकों को चार चांद लग गए हैं। सियाहों की आमद से रिहायशी मकानात, होटल, अपार्टमेंट्स, गेस्ट व रेस्ट हाउसेज भर गए हैं। इन सियाहों में एक बड़ी तादाद फैमिलीज की है। तमाम तफरी मकामात पर मरी के दिल फरेब मौसम में सियाह जी भर कर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आने वाले सयाह हज़रात से गुजारिश होगी कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सिटी एरिया की मुख्तलिफ सड़कें जो है वन वे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। पूरे शहर में सिंगल लेन में ट्रैफिक चलती है, अपनी लेन में रहें, डबल लेन हरगिज़ ना बनाएं। इसके अलावा अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग एरिया में पार्क करें। हम लाहौर से मरी में सैर व तफरीह के सिलसिले में आज आए हैं। आज छुट्टी है, रश बहुत ज़्यादा है मरी में और मौसम बहुत अच्छा है मरी का। लाहौर की निस्बत ऐसे है जैसे हम दोज़ख से जन्नत में आ गए हैं। हम गुजरान से आए इधर मरी में एंजॉय करने, माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग आज रावलपिंडी से एक क्लास का ट्रिप लेके यहाँ पे आए हुए थे मरी में, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सब लोगों ने। शाम ढलते ही चारों तरफ से सियाह मरी मार रोड और GPO चौक का रुख करते हैं। शफकत हुसैन अब्बासी, PTV न्यूज़, मरी। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुस सत्तार ईदी एक ऐसे इंसानियत दोस्त समाजी कारकुन थे जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फलाही खिदमात अंजाम दी। ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले अब्दुस सत्तार ईदी की बरसी पर रिपोर्ट करेंगी कराची सेंटर से नौरीन आसिफ।
अब्दुल-सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत के गांव बांटवा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद वो अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए। शुरू ही से वो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार थे। 1957 में एशियन फ्लू की वबा के दौरान सिर्फ एक एम्बुलेंस और बहुत महदूद वसाइल होने के बावजूद उन्होंने मरीजों की देखभाल की, जिसे बेहद सराहा गया और अब्दुल-सत्तार ईदी ने इस दौरान ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। वक्त के साथ साथ ये इदारा परवान चढ़ता गया। नर्सिंग होम्स, ओल्ड होम्स, यतीम बच्चों की कफालत, बेसहारा खवातीन के लिए शेल्टर होम समेत कई मराकज ईदी फाउंडेशन के तहत खोले गए। अब्दुल-सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। ईदी फाउंडेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में भी अपनी खिदमत सरंजाम दे रही है। अब्दुल-सत्तार ईदी की खिदमत के एतराफ में उन्हें बेशुमार मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया। दिहाइयों तक दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले अब्दुल-सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 में 88 बरस की उम्र में चल बसे, लेकिन ईदी फाउंडेशन की सूरत में उनका लगाया हुआ पौधा तनावर दरख्त बनकर दुखी इंसानियत को आज भी साया फराहम कर रहा है और उसके समरात से लोग बड़ी तादाद में मुस्तफीद हो रहे हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब खबर है ननकाना साहब से, जहां पहली नेशनल एक्शन रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से रिसर्चर्स और माहिरीन तालीम ने शिरकत की और एक्शन रिसर्च की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तालीम के शोबे में बेहतरी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और इसके जरिए तालीम और सेहत समेत तमाम शोबों में बेहतरी और तरक्की लाई जा सकती है। टीचरों के अंदर ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई कि रिसर्च वो वाहिद टूल है जिसके जरिए आप अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल हो सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन का बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो एक्शन रिसर्च करेगा तो उसका प्रोफेशन जो है उसकी प्रैक्टिस इंप्रूव करेगी। टीचर मुख्तलिफ इंटरवेंशन एक टेक्निक यूज कर सकता है ताकि वो टीचर स्टूडेंट्स की जो है लर्निंग इंप्रूव हो। मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को एक्शन रिसर्च की जरूरत और अहमियत और बेहतर नतायज के लिए इसके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में भी तफसीली आगाही दी, जिसे शुरका ने खूब सराहा। रिसर्चर्स ने अपनी सर्चेस को प्रेजेंट किया है और जो की नोट स्पीकर्स हैं उनके थॉट प्रोवोकिंग जो की नोट स्पीचेस से उनसे काफ़ी लर्न करने का मौका मिला है और सोशलाइजेशन का मौका मिला है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट भी रिसर्च के बारे में या इस तरह की और भी कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हो। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों और शुरका में यादगारी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। मियार तालीम में बेहतरी के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बहुत जरूरी है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूँ कासिम अली। नाजरीन, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। सुबह से शहर में हब्स की कैफियत है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन नासिर सिद्दीकी से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? कराची में आज सुबह से ही मौसम गर्म और मरतूब है। हवा में नमी का तनासब 60% से ज़ायद है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। सिंध में बहरे अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल हो चुका है, जिसके ज़ेर असर आज और कल शहर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के बालाई अजला, घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर और ज़ेरी अजला, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और हैदराबाद के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि शहर में बरसाती नालों की सफाई का काम भी जारी है, ताकि बारिश के दौरान निकासी आप को बेहतर बनाया जा सके और इससे मुमकिन नुकसान जो हो सकते हैं उनसे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया हसन नासिर सिद्दीकी, कराची से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शिमाली जनूब मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे तुरबत का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 43, लसबेला और नौकुंडी 42, जबकि अटक में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा।